12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इम्पीडेंस क्या होता है वो जानेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्स सी इक्वल टू 1/ωc6 स्क्वायर और एक्स एल इक्वल टू ωL6 स्क्वायर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और एक कैपेसिटर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बराबर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक टर्म जेड। एक टर्म जेड से डिवाइड करेंगे तो पीक वैल्यू करंट मिलेगा। यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ में हम एक टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। दिस टर्म इज कॉल्ड इंपीडेंस। हियर जेड is called impedance. Is called impedance. अब देखिए, for resistive purely resistive circuit, purely resistive circuit मतलब हुआ कि जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो। तो जब केवल रेजिस्टेंस होगा, इस केस में पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी आई नॉट बराबर क्या होगा? तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। यहां पर आर जो है वो हमारा क्या हो गया? इंपीडेंस हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हियर आर क्या है? इक्वल टू जेड है, यानी इंपीडेंस है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बात पकड़िए। यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट जो आई नॉट निकला वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर करने पड़ता है। तो आर हमारा इंपीडेंस हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसी प्रकार फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आई नॉट इक्वल टू होगा ईएमएफ ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स यानी ई नॉट डिवाइडेड बाय 1/ωc। यहां पर जो एक्स यानी 1/ωc है, ये हमारा इंपीडेंस हुआ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। देयरफॉर जेड इक्वल टू एक्स यानी 1/ωc इज इंपीडेंस फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट। ओके, इसी प्रकार फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पीक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल। Here XL, here impedance हो गया Z इक्वल टू XL हो गया। किसके लिए? फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इस बात को याद रखना है कि वास्तव में इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस होगा या रिएक्टेंस होगा
या इंडक्टेंस होगा, वही हमारा इंपीडेंस है। यानी इंपीडेंस मतलब ही है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये दिमाग में बिठा लीजिए। यानी फ्रॉम अबव वी कैन सी, फ्रॉम अबव वी कैन सी इफेक्टिव रेजिस्टेंस of a circuit is called impedance. ओके, इसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं और इसको हम लिखते हैं इम्पीडेंस किसी से, जेड से। अब देखिए हम इसको दो सर्किट में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें LR सर्किट पढ़ना है या LC सर्किट पढ़ना है या CR सर्किट पढ़ना है, तो उस कंडीशंस में हम कैसे करंट जान पाएंगे, तो उसमें हमको ये चीज सब मदद करेगा। आज हम करके दिखाते हैं। अभी आपने देखा था कि AC पास करवाए थे, अभी मतलब पिछले क्लास में AC पास करवा रहे थे रजिस्टर से, AC पास करवा रहे थे कैपेसिटर से, AC पास करवा रहे थे इंडक्टर से। अब हम दो चीज को जोड़ेंगे, तब AC पास करवाएंगे, तब हम करंट कैसे जानेंगे वो सीखेंगे। अभी हम CR सर्किट देखते हैं। CR सर्किट यानी कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट। एक रेजिस्टेंस R लेते हैं और एक कैपेसिटर। ये मत सोचेगा कि R पहले लिए C बाद में लिए, ये पहले वो बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में रख सकते हैं। इसे हम AC पास करवा रहे हैं। ये जो तरीका हम सीखने से बोलते हैं फेजर डायग्राम मेथड। एक्चुअली ये तरीका हम सीख रहे, जिस तरीका से डिराइव कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम मेथड। ये हमारा फेजर डायग्राम मेथड। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फेज दिखाएंगे। हमारा AC का EMF E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारा जो करंट होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो करंट होगा वो हमेशा I इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होगा। यहाँ फाइव हमारा फीट बन रहा होगा यार, फाइव हमारा फेज डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे I इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस लिए हैं सर, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे? तो जब फेज में आगे होगा तो प्लस लेंगे और फेज में पीछे होगा तो माइनस लेंगे। क्लियर? फिर डायग्राम कैसे देखिए, हम इस लाइन में, हमेशा इस लाइन में EMF को लिखेंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी EMF हमारा। तो हमारा इस दिशा में हम EMF को दिखा रहे हैं, EMF। और जानते हैं कि रजिस्टर में इसका जो रेजिस्टेंस होता है, हम बात करें रजिस्टर में जब करंट पास करता है तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है, यानी वास्तव में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। और किसी भी चीज के रेजिस्टेंस को, यानी रजिस्टर के रेजिस्टेंस को या कैपेसिटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को या इंडक्टर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम हमेशा करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे। यानी जिधर करंट होना चाहिए उधर हम उसके रेजिस्टेंस को बोलिए या इम्पीडेंस को बोलिए, मैं अभी समझा ही दिया हूँ। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वही इम्पीडेंस है, मैं समझाया हूँ उधर करके। तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को हमेशा करंट डायरेक्शन दिखाएंगे, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या करंट को हम हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को हमेशा करंट डायरेक्शन दिखाएंगे। एक बार फिर से बोलता हूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को हमेशा हम करंट डायरेक्शन दिखाएंगे। तो रजिस्टर में जो करंट पास करता है
तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है, यानी करंट इधर होगा किसी दिशा में करंट होगा, और करंट के दिशा में हम दिखा रहे हैं किसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, यानी आर, यानी हमारा आर होता है। और कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं, कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 से आगे होता है। तो करंट कुछ इस दिशा में होगा, आगे मतलब इस दिशा में होगा, ऊपर होगा पाई बाय 2 से। ध्यान दीजिए, किसके लिए पाई बाय 2 हुआ, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज है, वोल्टेज लिखा रहे हैं इससे पाई बाय 2 आगे मतलब ऊपर, और आप करंट का दिशा ये होगा, और करंट की दिशा में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस को दिखाना है। अभी हमने कहा इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलिए या इम्पीडेंस बोलिए, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम ये अकेला बात करें तो मैक्सिमम है, लेकिन चूंकि दोनों मिलकर है तो दोनों मिलकर जो नेट इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा दोनों मिलाकर, यानी इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस मिलाकर वही हमारा इम्पीडेंस हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर दोनों इसको वेक्टर की तरफ ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर की तरफ, देखिए वेक्टर की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। वेक्टर को अगर जोड़ेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स जोड़ते हैं, दोनों को जोड़कर नेट जो जोड़ आएगा, नेट जोड़ मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूँ, नेट जोड़ जो आएगा ये हमारा दोनों मिलाकर नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर आया, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस जेड, ये हमारा इम्पीडेंस है। अभी जेड का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि हम वेक्टर के ये फेजर डायग्राम मेथड से देख रहे हैं, इसमें एक वेक्टर की तरह हम दोनों को जोड़ते हैं। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, अच्छे से प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का मतलब 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को मिलाकर जो नेट रेजिस्टेंस हुआ वो इम्पीडेंस इसको कह रहे हैं, वो ये है, ये हमारा फेज में ये फेज डिफरेंस हमारा 5 हो गया, 5 ऊपर है यानी आगे। देखिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को मिला दिया तो नेट रेजिस्टेंस ही आया, और नेट रेजिस्टेंस जो आया उस वही इम्पीडेंस है, और वो ईएमएफ से ऊपर है यानी फेज में आगे, यानी हाई जो है हमारा वो क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। क्योंकि हम रेजिस्टेंस के हिसाब से दिखाते हैं, दोनों मिलाकर रेजिस्टेंस इधर आया, इंपीडेंस को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो दोनों मिलाकर रेजिस्टेंस इधर आया, यानी करंट इधर हुआ, तो करंट का ये लाइन हुआ और ये वोल्टेज लाइन हुआ, तो करंट वोल्टेज से 5 से आगे, यानी हमारा फेज 5 का मान हो जाएगा 10 phi इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा क्या x यानी 1/ओमेगा c बाय r, 1/ओमेगा c इंटू r, ये हो गया हमारा, इसलिए 5 पर 10 इनवर्स 1/ओमेगा c। अब करंट हमारा क्या होगा, करंट हमने कहा था प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, करंट हो जाएगा हमारा I इक्वल टू E0/Z हो गया, इम्पीडेंस वहाँ उस समय में लिखने में मिस्टेक हो गया था, E0/Z तो ना पीक वैल्यू ऑफ करंट आई को साइन ओमेगा t, तो E0/Z, Z हमने कितना निकाला है, √r² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर साइन ओमेगा t, और यहाँ पर प्लस लेके माइनस लिखते देख रहे हैं हम ऊपर है यानी प्लस, ये हमारा करंट, यानी आरसी सर्किट में करंट कितना होगा, तो ये एक बार फिर से मैं समझाता हूं, 2-3 बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला बात मैं ये कहा कि करंट के दिशा में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस को दिखाएंगे। तो रजिस्टर में ईएमएफ और करंट एक ही फेज में होता है, क्योंकि रजिस्टर के लिए करंट इधर है तो उसका रेजिस्टेंस भी आर भी इधर है, जिसको हमने वेक्टर से दिखाया, और कैपेसिटर में
वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 से आगे होता है, यानी ऊपर दिखाया, इधर करंट होगा, किसमें, कैपेसिटर, इधर करंट होगा तो करंट दिशा में कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्स से दिखाएगा। दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दे, चूंकि दोनों सर्किट में एक साथ है, दोनों को जोड़ दे वेक्टर के नियम से, जो नेट रेजिस्टेंस आया उसी को इम्पीडेंस कहते हैं। ये इम्पीडेंस वास्तव में नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, समझ रहे? अब दोनों को जोड़ करके ऊपर आया, ईएमएफ से ऊपर आया, मतलब यहां पर प्लस है, ठीक है। तो हमने दोनों को जोड़ लिया वेक्टर के नियम से, यहां पर इम्पीडेंस निकाल दिया। ये जो फाई है उसको फेज डिफरेंस बता रहा है, करंट और वोल्टेज का। तो दोनों मिलाकर नेट रेजिस्टेंस इधर आया, हमने कहा कि रेजिस्टेंस की दिशा में करंट को दिखाना है, इसका मतलब करंट इधर आया, तो करंट इधर है, वोल्टेज इधर है, दोनों का फेज डिफरेंस फाई है। तो I इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हुआ, ई नॉट बाई जेड इम्पीडेंस, यानी ई नॉट बाई जेड, जेड का मान वो रख लिया, जेड का मान रख लिया, साइन ओमेगा टी। अब प्लस माइनस तो क्या है, तो ऊपर कैसे है प्लस, अब फाई का मान कितना होगा, ये आपने देखा अभी सी आर सर्किट। इसी तरीके से आप एल आर सर्किट भी देख सकते हैं। देखिए एल आर सर्किट, इसमें क्या करेंगे, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर, एसी सोर्स, ईएमएफ हमारा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या हो सकता है इसमें, तो करंट जो होगा वो हो सकता है हमारा ई नॉट बाई जो इम्पीडेंस जो निकले, नेट दोनों मिलाकर जो रेजिस्टेंस निकले यानी इम्पीडेंस, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब प्लस नहीं माइनस नहीं हो तो हमको डायग्राम खींचना होगा, फेजर डायग्राम। अभी हम ये भी फेजर डायग्राम सीख रहे हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम सीख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रजिस्टर के लिए बात करते हैं। यहां देखिए ये ईएमएफ है और रजिस्टर में करंट वोल्टेज डायरेक्शन होता है, ध्यान दीजिए, रजिस्टर में करंट इसी दिशा में होगा, ये करंट होगा इसे, और ये करंट होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रजिस्टर के। तो करंट इधर होगा और करंट दिशा में क्या दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को। करंट दिशा में क्या दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का यानी। और इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पावर टू पीछे होता है, इससे पीछे मतलब नीचे, यानी इस लाइन में करंट होगा, इंडक्टर का करंट इस लाइन में। और हम जानते हैं कि करंट वोल्टेज से पावर टू से पीछे है, इसलिए पीछे दिखाई। और करंट की दिशा हम किसको दिखाते हैं, करंट दिशा किसको दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, यानी रेजिस्टेंस यानी हमारा ये हमारा एक्स एल। अब दोनों को मिला दे नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों को मिला दे नेट रेजिस्टेंस, दोनों को फैक्टर में जोड़ दीजिए। ये हमारा, यही हमारा नेट रेजिस्टेंस कहिए या इम्पीडेंस, ये हमारा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहिए या नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। ये जेड कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो जेड है वो ईएमएफ से नीचे मतलब पीछे कितना से, फेज हाई से। तो यहाँ पर जेड का जो मान निकलेगा क्या, दोनों को वेक्टर के नियम जोड़ना है, क्या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आप जानते हैं एक्सएल का मान कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये सब जेड का। अब करंट क्या हो जाएगा, करंट, इसलिए करंट आई इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी, आगे रहेगा तो प्लस का, पीछे रहेगा माइनस का, यहां पर पीछे आएगा नीचे यानी माइनस, और ई नॉट बाई जेड का मान आर स्क्वायर
ओमेगा एल का स्क्वायर साइन ओमेगा टी यहाँ पर फेज डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं कैसे? फाई फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस टेन फाई कितना हो जाएगा? लम यानी एक्सल बाई ओमेगा एल बाई। तो अब सब कुछ जान चुके हैं आराम से। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए पहले। अब यहां एलसीआर सर्किट भी जान सकते हैं, तीनों को जोड़ दो, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रेजिस्टर को। बोर्ड में पूछता है, देखिए जैसे मैं कैसे लिखता हूं वैसे एग्जाम लिखिएगा। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट ध्यान दीजिए। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर। अब एसी सोर्स है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब गौर से देखिए, सबसे पहले हम ये बात स्पष्ट करा देते हैं आपको कि इन रेसिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। याद रखिए इस बात को। इन कैपेसिटर current leads with voltage by phase pi by 2 और in inductor current lags with voltage by phase। कि मैंने स्पष्ट तीनों के बारे में जिक्र कर दिया है कि किसमें आगे होगा और किसमें पीछे होगा। अब हम इसको दिखाएंगे। अच्छा, करंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? करंट जो निकलेगा इस सर्किट में वो I इक्वल टू EMF का पीक वैल्यू और बटा इंपीडेंस है। इंपीडेंस का मान को जानना और साइन ओमेगा टी, और आगे हुआ तो +5 और पीछे हुआ तो -5। इन्हें मुझे जेड का मान जानना है और देखना आगे हुआ तो पीछे होगा। आइए शुरू करते हैं, फेजर डायग्राम खींचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को यानी ईएमएफ को दिखाते हैं। यहाँ ईएमएफ, अब ईएमएफ हमारा ये है, तो रजिस्टर में ईएमएफ ध्यान दीजिएगा और करंट एक ही फेज में होता है। करंट इधर होगा, रजिस्टर में करंट इधर होगा। और आपको हम कई बार समझाए हैं कि करंट इधर होगा तो करंट दिशा में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखाते हैं, आर दिखाएंगे। कैपेसिटर में करंट ईएमएफ से π/2 आगे हुआ है, इधर होगा ऊपर। तो यानी हम इस दिशा में दिखाएंगे इसके रेजिस्टेंस को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर रेजिस्टेंस को, यानी एक्स। और इंडक्टर में पीछे होता है ईएमएफ से करंट, यानी करंट पीछे होगा, इधर नीचे, तो हम पीछे दिखाएंगे। ये हमारा एक्सल है। अब हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि एक्स ही बड़ा होगा एक्सल से, कि एक्सल बड़ा होगा एक्सल से। कोई भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि एक्स ही बड़ा है एक्सल से, तो ये बड़ा है, इससे वेक्टर दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और हम वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं। तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे, जो बच जाएगा मान लीजिए ये बच गया, घटा देते हैं ये।
एक्स सी माइनस एक्स एल। या हमने ऐसा मान लिया भी कि ये बड़ा है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो नेट जो हो जाएगा इम्पीडेंस, ये हो जाएगा हमारा जेड। जेड ये हमारा इम्पीडेंस हुआ। ये जेड कितना होगा? तो जेड जो होगा वो होगा हमारा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सएल बड़ा होता तब भी एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर में वही चाहिए था, जेड का मान तो वही रहता। लेकिन ये बड़ा होता अगर, तो ये ऊपर में फेज जो प्लस में आएगा वो नीचे माइनस में आएगा। यहाँ पर हमने ऊपर लिया है प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जेड का मान कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी यानी 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। और इसलिए करंट ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी। और चूंकि हमने यहाँ ऊपर दिखाया प्लस है, हमने अभी मान लिया ये बड़ा है, अगर ये नीचे वाला बड़ा होता तो माइनस है, यानी ई नॉट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। करंट निकल फेज डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। फाई का मान, फाई क्या है? फेज डिफरेंस क्या होगा? 10 फाई का ये एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, यानी ओमेगा सी माइनस ओमेगा चलिए फाई का इनवर्स ओमेगा सी माइनस ओमेगा। इस प्रकार से अब देखिए, इस केस में हमने एक्स सी को बड़ा एक्सएल से माना था। अगर इफ एक्स एल बड़ा होता है एक्स से, उस कंडीशन में हमारा जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे होता है। ईएमएफ हमें रेजिस्टेंस तो इधर ही रहेगा, ये हमारा एक्स सी है, ये हमारा एक्सएल होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर ये हमारा एक्सएल माइनस एक्स सी। इस कंडीशन में नेट इम्पीडेंस जगह फेज डिफरेंस फाइव। तो यहाँ देखिए फेज में पीछे हो जाता, तो यहाँ पर जो हम करंट लिखते जेड तो वही रहता, जेड में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी बी का वैल्यू वही आएगा, वही रहता। लेकिन यहाँ पर करंट जो हम निकाले ई नॉट बाई जेड साइन या ओमेगा टी, ऊपर में जो यहाँ प्लस लिए थे क्योंकि हमने यहाँ ऊपर लिखा था, यहाँ पर इस कंडीशन में माइनस फाइव, इस प्रकार से। अब हम और भी एक खास बात देखेंगे। अभी जो हमने करंट देखा जैसे यहाँ, तो देखिए अगर हम एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो हमारा करंट भी बदलेगा, और ये जो उसका पीक वैल्यू है यानी इसको आई नॉट कहते हैं वो भी बदलेगा, तो उसमें भी ओमेगा है। तो जरा हम इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं, नोट करिए पहले। अभी हमने बोर्ड साफ कर लिया है। यहां देखिए इफ, या पहले मैं तो हेडिंग बना देता हूं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमने अभी देखा है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या आया है एलसीआर सर्किट में, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, ये जो टर्म है, ये टर्म इसको हम कहते हैं आई नॉट। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा
ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इतना इज frequency dependent of AC source. It is depend on frequency of AC source. Therefore, its value बताओ आयन का वैल्यू is maximum when 1 by omega c minus omega l स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाला टर्म जो है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर जिस तरह कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसको ज्यादा होने के लिए इसको कम से कम होना चाहिए। आर स्क्वायर का जो वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये जो इस प्रकार का ओमेगा हम बदल रहे हैं कुछ ऐसा वैल्यू हो जाए, ये कम से कम क्या हो सकता है, 0 स्क्वायर है। स्क्वायर वाला टर्म जो है नॉन नेगेटिव टर्म का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 से कम हो नहीं सकता, इसका वैल्यू 0 हो सकता है। यानी ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, यानी ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। और हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, इसीलिए न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस कंडीशन में सर्किट जो है वो रिजोनेंस कंडीशन कराता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, एंड इन दिस कंडीशन circuit is called resonant circuit, तो आप बात समझ गए हैं रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। ऐसे सर्किट की बातें आपने समझ लिया। कल हम चॉक कॉइल बताएंगे, उसके बाद हम आपको एलसी ऑसिलेशंस बताएंगे, फिर ट्रांसफार्मर बताएंगे, और इसके साथ हमारा ये करंट से 2 का सेक्शन खत्म हो जाएगा। यानी अभी हमको 3-4 क्लास और लगेगा, तो कल और उसके 2 क्लास और हमारे चले 3 से 4 क्लास और आप उसको नोट कर लीजिए।